हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज उपस्थित हुए हैं 26 दिसंबर का जो पेपर हुआ है टेक्नीशियन का, और टेक्नीशियन में भी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट के पेपर के डिस्कशन के साथ में इसमें जितने भी आंसर बताए गए हैं सारे के सारे आंसर बिल्कुल एक्यूरेट हैं। साथ ही आप देख पा रहे होंगे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके समकक्ष प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, जिनका भी एग्जाम 27, 28, 29 या 30 को है वो जरूर से जरूर इनको देख ले, तो उनके समकक्ष प्रश्नों के बारे में उनको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, और जो पहला प्रश्न था वो बल का एसआई मात्रक। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल का जो एसआई मात्रक होता है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स पूछा गया था, यह न्यूटन हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा जो बल है इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो डाइन होता है। सीजीएस मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। कुछ राशि देखेंगे एवं उससे संबंधित उसके मात्रक देखेंगे। ठीक है, जैसे लंबाई, लेंथ का मात्रक है मीटर। द्रव्यमान का हम लोग किलोग्राम में मापते हैं। समय को सेकेंड। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर। ताप यानी हीट को केल्विन। और ज्योति तीव्रता लाइट इंटेंसिटी को कैंडेला में, जबकि पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में मापते हैं। अगला जो प्रश्न था, न्यूटन का तीसरा नियम कितनी वस्तुओं पर लागू होता है? तो आपको पता है तीसरा नियम क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यानी एक वस्तु है और दूसरा वस्तु, दो वस्तु के ऊपर लागू होगा। कितनी वस्तुओं पर लागू होता है? हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स डज न्यूटन्स थर्ड लॉ अप्लाई? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा दो वस्तुओं पर। कितने वस्तुओं पर हो जाएगा? दो वस्तुओं पर। तो हम न्यूटन का कितने नियम दिया गया था न्यूटन के द्वारा? तो 3 नियम दिया गया था। तीनों नियम को देखेंगे तो न्यूटन का जो पहला नियम है, कोई वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या एक समान वेग में गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। ठीक है, जड़त्व का परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से पता चलता है? तो न्यूटन के पहले गति नियम से। दूसरा नियम है, किसी वस्तु का त्वरण दो कारकों से प्रभावित होता है, वस्तु पर लगाया गया शुद्ध बल के द्वारा एवं वस्तु के द्रव्यमान के द्वारा। ठीक है, दूसरा से हमको किस चीज का परिभाषा मिलता है? तो फोर्स का परिभाषा मिलता है। एफ इक्वल टू एम ए, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाता है। और न्यूटन गति का तीसरा नियम तो आप सभी को पता होगा, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एक विपरीत प्रक्रिया होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। पेपर लीक को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने लोक परीक्षा कानून 2024, पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, इसके लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कितने रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया है? ठीक है, इसके अंतर्गत जो रुपए की अगर बात की जाए तो 10 लाख रुपए तक का प्रावधान है। इसके अलावा 3 से 5 साल तक की सजा का प्रावधान है। 3 से 5 साल का सजा और 10 लाख रुपया जुर्माने का प्रावधान है। नेक्स्ट है एक सूचकांक से संबंधित। देखते होंगे सूचकांक से संबंधित प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सूचकांक से संबंधित प्रश्न में था, वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर है वह बिहार का बेगूसराय है। बिहार का कौन सा? तो बेगूसराय हो जाएगा। आगे है दूसरे नंबर पे कौन सा था? तो गुवाहाटी। गुवाहाटी किस राज्य में? आप सभी को पता होगा, वैसे कमेंट करके बताएंगे। असम है। तीसरे नंबर पे दिल्ली है। ठीक, अगर वायु गुणवत्ता सूचकांक 2023 की बात की जाए तो विश्व के 100 सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में जो 83 शहर है वो भारत के हैं। और वार्षिक पीएम पार्टिकल 2.5 सांद्रता के आधार पर भारत का सबसे प्रदूषित देशों में तीसरे स्थान पे है। ठीक है, भारत किस स्थान पे है? तो भारत तीसरा स्थान पे। पहले स्थान पे बांग्लादेश है और दूसरे स्थान पे पाकिस्तान है। दूसरे स्थान पे कौन है? तो पाकिस्तान। आगे है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भ्रष्टाचार धारण सूचकांक में भारत का स्थान 93वां रहा है। कौन सा स्थान पर रहा है? तो 93वां। इसके अलावा जो भी सूचकांक है उसका हम लिस्ट आगे देखेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करते चलेंगे। अब देख लीजिए, अब सूचकांक पूछा तब तो ये तो बार बार नहीं पूछेगा भ्रष्टाचार वाला कि भारत का स्थान क्या है 93। अब इससे संबंधित निकटवर्ती कोई भी सूचकांक पूछ सकता है। तो जैसे है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक
अब इसको जारी कौन करता है, ये रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था कौन सा है, जर्मन भाषा। अब बताते सारे संस्था जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भारत का रैंक कौन सा हो जाएगा, 7वां रैंक। आगे है मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक जारी कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। भारत का स्थान कौन सा है, तो 13वां। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान है 84वां रैंक का है, और इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन प्राधिकरण। ये क्वेश्चन नहीं पूछता कौन जारी करता है, क्या बोले कि सब जरूरी नहीं है याद करना कौन जारी करता है, जो इंपॉर्टेंट है वही जानेंगे। लैंगिक असमानता सूचकांक यूएनडीपी जारी करता है, भारत का स्थान कौन सा है, 129वां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट ये जारी करता है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, और भारत का रैंक कौन सा है, तो 126वां रैंक है। आगे है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक, ठीक है, भारत का रैंक है 14वां। वैश्विक नवाचार इनोवेशन ये जारी करता है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ठीक है, भारत का स्थान है वैश्विक नवाचार में 39वां। वहीं विश्व वैश्विक भूख सूचकांक, ठीक, और इसको जारी करता है दुनिया भर में, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है कौन जारी करता है। भारत का स्थान भूख सूचकांक में कितना है, वैश्विक भूख सूचकांक में 105वां। और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक इसको जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधन विकास संस्थान, और भारत का रैंक है 40वां, ठीक है। तो सूचकांक वाला लिस्ट एकदम बिल्कुल ध्यान से देख करके जाएंगे। इसी तरीके से फिजिक्स वाले में आप बार बार देख रहे होंगे आपसे यूनिट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना, तो यूनिट पे एकदम बिल्कुल अच्छे से ध्यान देंगे। इसके अलावा इंडेक्स में ध्यान देंगे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है। एसआई यूनिट फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ क्या होता है, तो वोल्ट होता है। अब हम कुछ क्या करेंगे, कुछ मात्रकों को देख लेंगे, जैसे बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। बिजली का आवेश या विद्युत आवेश का मात्रक है, कूलम। विद्युत विभव का है, वोल्ट। प्रतिरोध का है, ओम। विद्युत चालकता का है, सीमेंस। चुंबकीय प्रवाह का है, वेबर। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है, टेस्ला। ऊर्जा कार्य ऊष्मा का है, जूल। शक्ति का है, वाट, ठीक है। आगे देखेंगे 2023 में प्रमुख ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें मिला है। 2023 का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया है, तो दोनों व्यक्ति बैडमिंटन से संबंधित है, और ये मिला है चिराग चंद्रशेखर शेट्टी जिनका संबंध बैडमिंटन से है। इसके अलावा रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज, इनका भी संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। हम कुछ खेल को देखेंगे एवं देखेंगे उसका संबंध, कुछ पुरस्कार को देखेंगे, इसके अलावा देखेंगे उसका संबंध किस खेल से है और किस वर्ष से प्रदान किया जाता है, ठीक। जैसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, जिसे हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के भी नाम से जानते थे, अब इसी का नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इसे दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, और शुरुआत हुआ था 1991 में। अर्जुन पुरस्कार का संबंध किससे है, खेल से है, और अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है, तो 1961 से। द्रोणाचार्य खेल एवं खेल में उत्कृष्ट प्रशिक्षकों को दिया जाता है, मतलब टीचर को दिया जाता है, ठीक ना। और इसका शुरुआत हुआ, द्रोणाचार्य पुरस्कार शुरुआत हुआ 1985 से। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये खेल वाला ही हो गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया है बस, ठीक है। कब से दिया जा रहा है, तो 2002 से दिया जा रहा है, नहीं ये मेजर ध्यानचंद दूसरा है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न ये था हमारा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। आगे देखेंगे भारतीय ओलंपिक संघ ने किस वर्ष ओलंपिक खेलों की मेजबानी में भारत की रुचि व्यक्त करने के लिए आईओसी से को औपचारिक रूप से एक आशय पत्र प्रस्तुत किया है, 2036। अब देखिए कोशिश किया जा रहा है इंडिया के द्वारा कि इंडिया भी क्या है ओलंपिक का आयोजन भारत में करे। अभी तक तो नहीं किया गया है, उम्मीद कब जता रहे हैं हम लोग, करेंगे 2036। और आपको पता होगा शीतकालीन ओलंपिक 2026 कहाँ होने वाला है, तो मिलान और कार्टिना डी एम्पेजो इटली में होगा। वहीं ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 कहाँ पे होगा, तो लॉस एंजल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2032 कहाँ पे होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। और 2036 वाला कहाँ पे, पूर्ण संभावना है कि इंडिया में हो, बहुत अच्छी बात है हमारे देश के लिए, तो बहुत ही गर्व की बात है कि भाई इंडिया में भी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। और जनरली हम लोग जो ओलंपिक की बात करते हैं तो ग्रीष्मकालीन की बात करते हैं, कभी भी आपको शीतकालीन की बात करेगा तो शीतकालीन लिखा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ओलंपिक लिखा है, इसका मतलब समझ लीजिएगा ग्रीष्मकालीन, ठीक। अगर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 में हुआ है, और इसका हेडक्वार्टर जो है लॉसन शहर है स्विट्जरलैंड का, ठीक। और जो लास्ट ओलंपिक हुआ है 2024 वाला, वो कहाँ पे हुआ था, तो
पेरिस में हुआ था, जिसमें भारत का स्थान 71वां स्थान रहा था। पदक तालिका में भारत का स्थान कौन सा है? तो 71वां। ठीक, इससे पहले जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था 2020 का टोक्यो ओलंपिक 2020 नहीं होकर के 2021 में हुआ था। ठीक है, कोरोना के कारण 2020 में नहीं हो पाया था, 2021 में हुआ था और भारत का स्थान कौन सा था? 48वां स्थान था। आगे देखेंगे, जो कोई प्रश्न पूछा गया था कि पत्रकारिता, साहित्य, शिक्षा में उनके योगदान के लिए 2024 में पद्म भूषण से किन्हें सम्मानित किया गया है? ठीक है, साल तो 2024 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान के लिए कुंदन व्यास को, किनको मिला है? तो कुंदन व्यास को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जहाँ तक बात किया जाए पद्म भूषण का या पद्मश्री, पद्म भूषण का, तो कुल पद्म पुरस्कार मिले हैं 132 लोगों को। टोटल कितने लोगों को मिला है? तो 132 लोग को। इसमें से 5 मिला है पद्म विभूषण को, 17 मिला है पद्म भूषण और 110 मिला है 110 लोगों को मिला है पद्मश्री। और आपको पता है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है? तो भारत रत्न है। इसके बाद दूसरे स्थान पे पद्म विभूषण, तीसरा पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास को नियंत्रित करता है, विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को? सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीन। ठीक है, कौन सा हार्मोन जो है विकास को नियंत्रित करता है, खास करके तना में कोशिका की वृद्धि को उत्तेजित करता है? तो वो ऑक्सीन हार्मोन है। कौन सा? तो ऑक्सीन। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा? ऑप्शन में था NaOH था, लार था, रक्त था। तो आपको पता है NaOH जो है सबसे ज्यादा क्षारीय कौन है? तो NaOH है और इसका pH वैल्यू होता है 13। जिसका भी pH वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा वो क्षार होगा, और pH वैल्यू लेस देन 7 होगा वो अम्ल होगा, और pH वैल्यू 7 होगा वो उदासीन होगा। ठीक है ना? तो pH वैल्यू का मान आपको पता है, कल भी देखे थे क्वेश्चन पूछा था, pH वैल्यू का मान कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से लेकर के 14 तक। सबसे ज़्यादा pH वैल्यू NaOH का यहाँ पे हो जाएगा। यदि कोई पदार्थ किसी विलयन में घुलने पर OH माइनस आयन देता है तो इसको हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। अगर OH माइनस आयन दे दिया विलयन में घुलने पे तो क्या कहला जाएगा? क्षार कहलाता है। प्रबल क्षार, हाँ क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल क्षार होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, दूसरा कमजोर क्षार होते हैं। अब प्रबल क्षार देख लेते हैं, किसको कहेंगे? जब यह पानी में घुल जाता है तो OH की सांद्रता अधिक होती है। उदाहरण के लिए जो प्रबल क्षार के उदाहरण है वह देख लीजिए ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि हो जाएगा। जबकि कमजोर क्षार पानी में घुलने पर क्या होता है? OH की सांद्रता कम होती है। इसका एग्जाम्पल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आगे देखेंगे। आप लोग चाहेंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल भी सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। पौधा अपना उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में निष्कासित करता है? इन व्हाट फॉर्म डू प्लांट्स एक्सपेल देयर एक्सट्रैक्टरी सब्सटेंसेस? तो पौधा मुख्य रूप से पत्तियों पर स्थित रंध्र, पत्ती पर स्थित जो छिद्र होता है उसी के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अपशिष्ट के रूप में अपने उत्सर्जक पदार्थ के रूप में बाहर निकालता है। इसके अलावा तना वगैरह से भी निकालता है, जैसे लाह वगैरह हो गया, लट्ठा वगैरह जो निकलता है पेड़ से, सब क्या उसका अपशिष्ट पदार्थ ही है। पौधा कई तरह से उत्सर्जित पदार्थों को अपने शरीर से, अपने पेड़ से बाहर निकालते हैं। जिसे पौधा पत्तियों के जरिए क्या निकालता है? जलवाष्प और गैसों को छोड़कर उत्सर्जन करते हैं। छाल से भी करता है, जल में भी करता है, मिट्टी में भी करता है, फूल और बीजों से भी करता है। आगे देखेंगे तापमान, जो प्रश्न पूछा गया था, अगला प्रश्न पूछा गया था, तापमान बढ़ने पर विसरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इफेक्ट डज डिफ्यूजन हैव ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर? तो ताप बढ़ने पर विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। क्योंकि ताप बढ़ने पर क्या होता है? कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। तभी तो आप लोग रेल का पटरी होता है गर्मी के दिनों में क्या हो जाता है? फैल जाता है, दोनों पटरियों के बीच में क्या हो जाता है? गैप दिया जाता है, जिसके कारण कण तेजी से और ज़्यादा बार निकलने लगते हैं। इससे विसरण की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विसरण से संबंधित कुछ बात देखेंगे। विसरण आखिर में होता क्या है? तो विसरण का सीधा सा मतलब है कि पदार्थ के अलग अलग कण, ठोस द्रव गैस का आपस में मिल जाना, पदार्थ के जो अलग अलग कण है उसको आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? विसरण। गैस में विसरण सबसे ज़्यादा दर से दिखता है, बिल्कुल, जबकि ठोस का सबसे कम होता है। गैस का कण एक्चुअली दूर दूर होता है, फटाफट मिल जाता है। आगे है, गैस को द्रव में बदलने के लिए तापमान और दाब को क्या करना चाहिए? जो गैस को द्रव में बदलने के लिए क्या करना चाहिए? तो तापमान को कम करना पड़ेगा। तापमान देंगे तो क्या हो जाएगा? और तो दूर दूर फैल जाएगा ना। हमको क्या करना है? गैस से किस में चेंज करना है? द्रव में चेंज करना है। तापमान कम कर दीजिए। आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आप देखते होंगे कि जो जल का बाष्पीकरण होता है ऊपर जाने के बाद वहाँ पे टेम्परेचर में कमी होता है,
और इसी का क्या होता है, संघनन होता है, कंडेंसेशन होता है, और यह जल के बूंद के रूप में संघनित हो जाता है। तो तापमान क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और दाब को क्या कर देते हैं हम लोग, बढ़ा देते हैं। ठीक है, और गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं कंडेंसेशन। एक कूलम में कितना आवेश होता है, एक कूलम में आपको आवेश बताना था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन ए उन कलम। ठीक है, एक कूलम में, अच्छा एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। वही पूछा जाता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना ऋणात्मक आवेश होता है, तो 1.6 गुने 10 के पावर 19 कूलम। चूंकि हम लोग को पता है आवेश का मात्रक क्या है, कूलम है, कूलम। आगे है जे थॉम्सन के द्वारा, अच्छा इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है, तो जे थॉम्सन के द्वारा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रोटॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया है नहीं, न्यूट्रॉन के आविष्कार चैडविक के द्वारा किया गया है नहीं। ठीक है, आगे जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है, एट व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्वेश्चन पूछ रहा है जिप्सम को अगर किस ताप पे गर्म करेंगे कि वो बन जाएगा क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो जनरली 120 डिग्री सेल्सियस, वैसे 120 डिग्री से 180 भी होता है। ठीक है ना, लेकिन जनरली माना जाता है क्या 120 डिग्री सेल्सियस। आपको ऑप्शन के ऊपर था कि जो ऑप्शन होगा आप लोग लगाए होंगे 120 डिग्री सेल्सियस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है COH का होल टू, जिप्सम का CSO4 का, CSO4 इंटू हाफ H2O, ब्लीचिंग पाउडर का CSO4 इंटू 2H2O, साल्ट लाइम का होता है CaOCl2। आगे है बंदूक की गोली का चलना किस ऊर्जा का उदाहरण है, जो बंदूक की गोली चलता है वह किस ऊर्जा का उदाहरण है, तो गतिज ऊर्जा का। चूंकि बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के अंदर मौजूद स्थितिज ऊर्जा गोली की गतिज ऊर्जा में क्या कर देता है, बदल देता है। आगे प्रश्न था कि मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमंस। तो मनुष्य में गुणसूत्रों में कुल कितना जोड़ा होता है आपको पता है, 23 जोड़ा होता है। संख्या में कितना होता है, तो 23 दूना 46 होता है, जिसमें जो होता है 22 जोड़े को ऑटोसोम्स कहते हैं। 22 जोड़ा क्या होता है, ऑटोसोम्स होता है। ठीक, इसके अलावा एक जोड़ा जो होता है वो लिंग गुणसूत्र होता है, जो नवजात शिशुओं के, जो नवजात जो होता है, बच्चा होता है, शिशु होता है, उसका लिंग का निर्धारण करने में सहायक होता है। आगे है हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने प्रोजेक्ट परी भारत की जनकला की शुरुआत कब किया था। ठीक है ना, संस्कृति मंत्रालय, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि परी जो है प्रोजेक्ट परी किस मंत्रालय के द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय हो जाएगा। यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय द्वारा विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक के अवसर पर शुरू की गई थी, जो 21 से लेकर के 23 जुलाई तक नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे अगला जो प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, देख लेते थोड़ा सा प्रोजेक्ट परी के बारे में। इसका उद्देश्य था दिल्ली के सौंदर्य और सांस्कृतिक दृष्टिकोण को विकसित करना, इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत में भव्यता जोड़ना। आगे जो प्रश्न पूछा गया था कि एक कोशिकीय जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, जो एक कोशिकीय जीव है वह किस प्रकार से जनन करते हैं, हाउ डज ए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो एकल कोशिका जीव जो होते हैं वो अलैंगिक प्रजनन का उपयोग करते हैं। कैसा करते हैं, अलैंगिक प्रजनन। या बहुत तेजी से दो समान भागों में टूट जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं, इसे द्विधारी विखंडन भी कहते हैं। यह कोशिका विभाजन की बहुत ही आम प्रक्रिया है। आगे है भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कितने प्रतिशत पर वाणिज्यिक बैंकों को लोन देगी। ठीक है, ये वाणिज्यिक बैंक, जब RBI, कल भी क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे, जब RBI किसको देता है, वाणिज्यिक बैंक, शेड्यूल बैंक, या फिर बैंक को जो लोन देता है उसको बोलते हैं, जो दर जिस दर से ब्याज लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। और रेपो रेट कितना आता है, 6.05। और यही क्या होता है, जब बैंक, केंद्रीय बैंक यानी RBI को जो देता है लोन, तो उसको बोलते हैं, जिस ब्याज दर होता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। रिवर्स रेपो रेट वर्तमान में कितना है, 3.35। कभी भी आपको पता है कि RBI ही जो लोन देगी उसी का दर ज़्यादा होगा ना, तो रेपो रेट क्या हो जाएगा, कभी भी ज़्यादा हो जाएगा किससे, बैंक द्वारा दिए गए ऋण से, रिवर्स रेपो रेट से। RR कभी भी ज़्यादा होगा, वही देखेंगे। रेपो रेट कितना है, 6.050%। रेपो दर वह ब्याज दर
जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को लोन देता है। रिवर्स रेपो दर क्या होता है? वह ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों से पैसा लेता है। वर्तमान में रिवर्स रेपो रेट कितना है? तो 3.35। रेपो रेट कितना है? 6.50। आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि अगर किसी चालक का प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो जाती है? आधा हो जाएगा। क्योंकि प्रतिरोध और धारा क्या होता है? तो व्युत्क्रमानुपाती होता है। तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तारों का टिमटिमाना प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। तारा का टिमटिमाना किसके कारण? कुछ प्रश्न, 1-2 प्रश्न कल का भी है, ठीक है ना। लास्ट शिफ्ट का, थर्ड शिफ्ट का कल का निकल तो एग्जाम नहीं होता 25 को, 24 तारीख वाला है। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना है। इन परतों का अपवर्तक सूचकांक अलग अलग होता है। जब तारे से प्रकाश हमारे वातावरण में गुजरते हैं तो ये कई बार अपवर्तन से गुजरता है। इस दौरान कुछ प्रकाश किरणें सीधे हम तक पहुंचती है, जबकि कुछ हमसे दूर और हमारी ओर अंकन करती है। यह इतनी तेज से होता है कि तारे क्या होते हैं? टिमटिमाहट टाइप में दिखाई पड़ते हैं। नेक्स्ट है नाभिक प्रोटॉन। हाँ, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। कब बना होता है? जिसमें सामूहिक रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। जी, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इनको सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन कहते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन अलग है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और मॉलिक्यूल्स। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हमको पता है किसी भी तत्व के क्या हैं? मौलिक कण है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन क्या है? तो मौलिक कण है। वही मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? अणु हो जाएगा। और यौगिक के जो सबसे सूक्ष्मतम कण होते हैं उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। तो अलग कौन हो गया? मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये तीनों परमाणु के अवयव हैं या मौलिक कण हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यह अणु का सूक्ष्मतम कण होता है। इस प्रकार से जो हमारा जो 26 दिसंबर का जो पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का वो कंप्लीट होता है। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलिएगा, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।